हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, खास करके जो आपका मुख्य मुद्दा चल रहा था शोषण के प्रकार में, खास करके शोषण के कई सारे अंग जो है इस पर फोकस हो रहा था, जिसमें हमने आपको बता दिया था कि 4 टॉपिक तक बता दिया था। आपका बचा हुआ था केवल ब्राकस और फेफड़े और डायफ्राम। 3 टॉपिक बचा हुआ था। तीनों टॉपिक का आज जिक्र हम करके समाप्त कर देते हैं। 4 टॉपिक का आपका हमने सही से हल करके बता ही दिया है। टोटल 7 टॉपिक बताए, जिसमें 3 टॉपिक का आपका पूरा हो चुका है। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहले जो हम लोग चल रहे थे, नाम था उसका कंठ या ट्रेकिया। क्या चल रहा था? कंठ या ट्रेकिया। हमने ये भी आपको कह दिया था, कंठ जो है खास करके यह कैसा होता है, एक लंबी चौड़ी पट्टी के आकार का होता है और जो कि उपस्थियां से बनी होती है। क्या चीज से? उपस्थियां से बनी हुई नालिका होती। यह जो है लेरिक्स के जस्ट आगे वाला हिस्सा होता है। कहां का हिस्सा होता है? जस्ट लेरिक्स के आगे वाला हिस्सा होता है। यह जो है पुरुषों के कंठ की उपस्थिति क्या रहती है? उठी रहती है, और महिलाओं में यह क्या रहता है? दबा हुआ रहता है। जिसके कारण होता क्या है कि महिलाओं में जो है आवाज मीठी होती है और पुरुषों में आवाज काफी फटा हुआ रहता है, तो सुनने में थोड़ा खराब लगता है। यही कारण है। अब बात करते हैं कंठ से। कंठ से आगे की बात अगर कहा जाए तो यह श्वास नली कहलाता है। कंठ से आगे क्या कहलाता है? श्वास नली कहलाता है। इस नली की दीवारों जो है, दीवारें उपस्थि की बनी हुई होती है। ये उपस्थियां वलियों यानी रिंग्स के, वलय ना बोलते हैं, वलय बाला है, बाला वही वलय यानी रिंग्स, अंगूठी के आकार का चूड़ी कहिए, वलियों से के रूप में अवस्थित रहती है। इसी के कारण ये वायु की अपर्याप्त मात्रा रहने पर भी क्या करते हैं? चिपकती या बढ़ती रहती है, ढाती रहती है। इसका हम क्या कहते हैं? श्वास नली आगे विभाजित होकर क्या करती है? ब्रोकस बनाती है। श्वास नली आगे जब चलता है तो क्या करता है? ब्रोकस का निर्माण करती है। करेक्ट। कंठ से आगे का भाग जो है श्वास नली कहलाता है। कंठ से आगे का भाग क्या कहलाता है? तो श्वास नली कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? श्वास नली कहलाता है। श्वास नलियों में खास तौर पर इस नली की जो दीवारें होती है अस्थि की बनी होती है। इस नली की दीवारें क्या चीज की बनी होती है? अस्थि की बनी होती है। यही कारण है। उससे जब बात आती है आगे की लिप्सिंग क्या जाए, क्या कहे? ट्रेकेस थोड़ा सा आगे पर, यहां पर क्या आती है आपका? तो वो आता है ब्रोकस। क्या आते? ब्रोकस का भाग आता है। ब्रोकस का क्या होता है? जो ट्रेकिया के आगे का भाग है ब्रोकस कहलाता है। अलग से इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रेकिया के आगे का भाग क्या कहलाता है? तो ब्रोकस कहलाता है। कारण ट्रेकिया आगे जाकर उल्टे वाई के आकार, सीधा कहिए उल्टे वाई का आकार ऐसे हो जाता है। कैसे होता है? उल्टे वाई के आकार का हो जाता है। इस प्रकार फॉर्म में यहाँ पर क्या हो जाता है? हो जाता है। जो 2 शाखा में क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। यानी देयर आर 2 ब्रांच ऑफ डिवाइड फॉर क्या? ब्रोकस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द डिवाइडेड ब्रोकस। ही हैज नाउ ऑफ द देयर वाई इक्वल टू अपोजिट। यानी ये होता क्या है कि वाई के जस्ट जो है उलट फेर करने की परंपरा यहां पर लागू हो जाता है, जिसके कारण 2 शाखाओं में बढ़ता है और दोनों शाखाएं अलग अलग मिजाजों में काम करने लगता है। अब बात आती है फेफड़ा का। फेफड़ा का काम क्या होता है? फेफड़ा धक धुक धक धुक धक धुक, यानी कि सांस की फूलना और छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, ये प्रक्रिया फेफड़े से। दोनों ब्रोकस से एक फेफड़े लगे होते हैं। 2 ब्रोकस। कितने ब्रोकस? 2 ब्रोकस। दोनों अलग है। दोनों ब्रोकस में अलग अलग फेफड़े लगे होते हैं। प्रत्येक फेफड़े दोहरी झिल्लियां से घिरी रहा। क्या रहता है? दोहरी झिल्लियां से घिरा रहता है, जिसे फुसफुसा या वर्णी या फिर पल्लोनरी झिल्लियां भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको क्या क्या कहता है? जब 2 ब्रोकस है, दोनों अलग अलग फेफड़ों से क्या रहेगा? मिला हुआ रहेगा। दोनों फेफड़े अलग अलग झिल्लियां से घिरा रहता है, जिसे फुसफुसा
वर्णी या पल्मोनरी झिल्लियां भी हम लोग नाम इसको दिया है। करेक्ट। इसके जस्ट बाद अब आता है करेक्ट ब्रोंकस जब फेफड़े के अंदर पहुंचता है, ब्रोंकस के जब एंट्री करता है फेफड़े में, तब वह छोटी छोटी अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसको हम लोग ब्रोंकस भी कहते हैं, ब्रोंकस झिल्लियां भी कहते हैं। अब बात आती है अंतिम चरण का, नाम दिया गया उसका डायफ्राम। दोस्तों डायफ्राम जो खास करके होता है करैया एक लचीली परत, कैसा एक लचीली परत मजबूत रचना होती है जो पक्ष उदर, उदर मतलब पेट, पक्ष यानी उदर पेट, इसके अंदर क्या होता है डाइजेशन सिस्टम जो है काम करता है, पाचन की क्रिया में यह लगे हुए रहते हैं। भोजन पचाने का काम हमारा शरीर में ऑक्सीजन करता है, और जब भोजन पचता है तो हमने ये भी बताए थे कि C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो फिर कभी कभी ये भी बात हमने बताया था कि 6C2O, इसका भी हमने जिक्र किया था। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस पर चर्चा हुआ था खास तौर पर, तो उसका नाम दिए थे हमने क्या कि 3 भागों में क्या होता है ग्लूकोज का विखंडन होता है। एक अणु की उपस्थिति में जो हम बताए थे, अणु की अनुपस्थिति में, दूसरा ऑक्सीजन के अभाव में, और तीसरा क्या बताए थे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। एक तो ऑक्सीजन के कण की अनुपस्थिति में, पहला ऑक्सीजन के कण की अनुपस्थिति में, दूसरा ऑक्सीजन के अभाव में, जब न रहे यानी कि नहीं के बराबर ग्लूकोज का निर्माण नहीं होता है उस समय। तीसरा बताए थे जब पूरा मात्रा में मिलता है यानी कि उपस्थित है, तो क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थित होगी, इष्ट कोशिका में होगा अनॉक्सी शोषण। दूसरा बताए थे ऑक्सीजन का जब अभाव होगा तो पेशियों में यानी मांस में। तीसरा बताए थे ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या, तो इसमें बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, इसके साथ साथ ऊर्जा। और ऑक्सीजन के अभाव में क्या होता है तो लैक्टिज अम्ल, कौन अम्ल लैक्टिज अम्ल प्लस ऊर्जा। और ऑक्सीजन के अणुओं का कण जब रहे तो उस समय बनता है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनता है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब जो होता है करेंगे सारा प्रक्रिया कहीं ना कहीं उधर से अलग करती है, मैंने पेट थोड़ा हट करके, या ऊपर अथवा नीचे की ओर क्या करता है फैलकर वक्ष गुहा के आयतन को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है। क्या करता है इसको घटाने या बढ़ाने का काम इसका रहता है। और यह जो खास करके अगर देखा जाए जंतुओं में कुछ अलग हिसाब किताब नहीं, जंतुओं में भी जस्ट ऐसा ही होता है। फर्क यही है कि कुछ जंतुओं में पौधों में शोषण करने की श्वसन नली अलग हिसाब का रहता है, श्वसन अंग अलग होता है। मानव श्वसन तंत्र की जो है क्रियाविधि कई सारे चरणों से होकर के गुजरता है। सबसे पहले तो आता है अंतर शोषण या निशोषण, अंदरे अंदर भीतरिया शोषण। कभी कभी ऐसा होता है जब सर्दी उर्दी लग जाता है तो नाक जाम हो जाता है। इसमें होता क्या है मुंह से ही सांस लेता है, मतलब मुंह बंद नहीं होगा, ऐसा होता है काफी। दूसरा आता है बाह्य शोषण या उच्छवन यानी बाहरी शोषण करना। तीसरा आता है आपका गैसीय विनिमय यानी गैसों के आदान प्रदान करने से, ऑक्सीजन की मदद से सिलेंडर लगाया जाता है मुंह में। अगला था गैसों का परिसंचरण यानी त्याग करने की। इस सब कुछ जो है कहीं ना कहीं क्या करता है एटीपी और एडीपी इस पर होता है, तो ये तो कुचलते रहता है, कोई दिक्कत हम बताएंगे तीनों का। खास करके बाह्य शोषण में होता क्या है, बाह्य शोषण के करेंगे फेफड़े के अंदर की वायु को क्या करता है बाहर से उच्छवन करता है। क्या करता है फेफड़े की वायु को बाहर से उच्छवन करता है। यह डायफ्राम की ओर क्या होती है संकुचित होता है। कहा होता है यह डायफ्राम की ओर संकुचित होता है। और पसलियां दबती है तो पेट की पेशियां का दबाव बढ़ता है। जब पसलियां दबेगी
तो पेट का दबाव भी क्या होता है, बढ़ता है। और उनमें भरी हुई गैस ब्रोंकस होता है, ब्रोंकस ट्रेकिया तथा नाक से होती हुई क्या होती है, कहीं ना कहीं बाहर आ जाती है। अब आता है बात आपका ऊतकों या गैसों का विनिमय, इसमें भी होता है। कारण फेफड़े में स्थित जो है कुपी गुहा है, क्या, या कुपिकाएं, कुपिकाएं में भरी हुई वायु और कुपिकाओं की आंतरिक भित्ति में स्थिति जो है पल्लोनरी, किसके विषय में अभी तुरंत हम बताएं जस्ट कि पल्लोनरी झिल्लियां जो होती है, इसका होते हुए क्या होता है, कहीं ना कहीं रक्त के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों के लेने देने को गैस विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का आदान प्रदान होगा तो इसको गैस विलयन के नाम से जानते हैं। अब गैस का परिसंचरण क्या है, तो परिसंचरण तो पहले भी कहा गया है, खास तौर पर करा कि जैसे कि जो रक्त है जो ही ऑक्सीजन पहुंचाती है, रक्त क्या करती है, जो है ऑक्सीजन को पहुंचाती है। हीमोग्लोबिन नामक जो है परिसंचरण प्रोटीन ग्रहण कर लेता है। हीमोग्लोबिन क्या हो, ब्लड का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन का, और हीमोग्लोबिन का असली रंग बैंगनी होता है। कैसा होता है, बैंगनी होता है। इसका पूर्ण पता लगाया जाता है माइक्रोस्कोप से। कैसे लगाता है, 3 तरह का माइक्रोस्कोप, एक प्रकाश माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा आता है आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, एक नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। तो इसमें ये होता है कि हीमोग्लोबिन उत्तक जो है द्रव में क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ करके मुक्त हो जाता है और ऑक्सीजन विसरण कर देता है, यानी छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिसंचरण कहता है। इसमें खास करके माइटोकॉन्ड्रिया, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत कोशिकीय शोषण, कैसा शोषण, कोशिकीय शोषण में क्या करता है, इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यही ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, एटीपी के अणुओं को संचित की जाती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। करा कि माइटोकॉन्ड्रिया में है कार्बनिक पदार्थ, कैसा पदार्थ, माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन पदार्थ का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। ऐसा नहीं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनने का काम होता है। लेकिन जो होता क्या है कि साधारणतः विसरण क्रिया जो द्वारा उत्तक में आ जाती है, जब आ जाती है यही हीमोग्लोबिन से जुड़ करके क्या करता है, उसके साथ फेफड़े तक पहुंच जाता है। जब फेफड़े तक पहुंचिए गया तो उच्छवन क्रिया के माध्यम से क्या होगा, वह फिर बाहर निकलने का काम करेगा। तो आज का पूरा टॉपिक यहाँ पर क्या हो गया, समाप्त हो गया है। और बात इसका बचा है कुछ और भी जो हम बताएंगे आपको, ग्लूकोज के ऑक्सीजन से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विधि। क्या चलेगा आपका, चलेगा ग्लूकोज के यानी कि ऊर्जा, ऑक्सीजन के विभिन्न जीवों में ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तब फिर हम लोग चलेंगे परिवहन के विषय में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं।